नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया की तह तक जाने वाले हैं जिस पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे आसपास की बहुत सी चीजों, खासकर दवाइयों के असर में एक अहम भूमिका निभाती है। हम बात कर रहे हैं आकार में कमी, यानी साइज रिडक्शन की। हमारे सामने कुछ तकनीकी नोट्स और लेख हैं जो इस प्रक्रिया की बारीकियों को खोलते हैं। तो चलिए आज मिलकर इन स्रोतों का रस निकालते हैं। ये प्रक्रिया आखिर है क्या, कौन सी बातें इसे मुश्किल या आसान बनाती हैं, और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। और ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना भर नहीं है। जैसा कि हम इन स्रोतों से समझेंगे, सही तरीका चुनना और कितनी ऊर्जा लगेगी इसका अंदाजा लगाना बनने वाली चीज की गुणवत्ता, खासकर दवा की प्रभावशीलता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की परतें खोलना। ठीक है। तो सबसे बुनियादी सवाल ये, आकार में कमी या साइज रिडक्शन आखिर है क्या? इन नोट्स के हिसाब से तो ये किसी बड़े ठोस पदार्थ को, जैसे कोई जड़ी बूटी हो या कोई केमिकल, लेकर उसे छोटे छोटे कणों में बदलने का काम है। ये कण मोटे भी हो सकते हैं और बहुत बारीक पाउडर जैसे भी। हाँ, एकदम सही। और इसे समझाने के लिए कई शब्द इस्तेमाल होते हैं। कभी इसे कॉम्बिन्यूशन कहा जाता है, कभी डिमिन्यूशन या पल्वराइजेशन। एक और शब्द है जो खासकर बहुत महीन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिटुरेशन। जब हमें बेहद बारीक कण चाहिए होते हैं तब इस शब्द का प्रयोग होता है। ये सारे शब्द मूल रूप से एक ही प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं, मतलब कणों को छोटा करना। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि किस चीज को पीसा जा रहा है, इसका प्रक्रिया पर कितना असर पड़ता है। नोट्स में कई तरह के पदार्थों के गुणधर्मों का जिक्र है, जैसे पदार्थ में नमी कितनी है, मॉइस्चर कंटेंट, क्या इससे फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर पदार्थ लगभग सूखा है, मान लीजिए 5% से कम नमी है, तो आमतौर पर सूखी पिसाई, ड्राई ग्राइंडिंग की जाती है। लेकिन अगर नमी ज्यादा है, नोट्स कहते हैं 5% से 50% के बीच, तो गीली पिसाई यानी वेट ग्राइंडिंग बेहतर रहती है। गीली पिसाई का एक फायदा ये भी है कि धूल कम उड़ती है और कुछ मामलों में पदार्थ को पीसने में ऊर्जा भी कम लगती है। और अगर पदार्थ बहुत कठोर हो तो, जैसे नोट्स में आयोडीन या प्यूमिस पत्थर का उदाहरण है, इन्हें पीसना तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ कठोर होते हैं बल्कि अक्सर अपघर्षक भी होते हैं, एब्रेसिव। अपघर्षक यानी ऐसे पदार्थ जो मशीन के पुर्जों को तेजी से घिस डालते हैं, जैसे रेगमाल। तो इनके लिए ऐसी मशीनें चाहिए जो ज्यादा ताकत लगा सके और जिनका डिजाइन इस घिसाव को झेल सके। नोट्स बताते हैं कि हैमर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल जैसी मशीनें यहाँ काम आती हैं, क्योंकि ये जोरदार टक्कर मारकर, मतलब इम्पैक्ट से कणों को तोड़ती हैं। और उन चीजों का क्या जो रेशेदार होती हैं, फाइब्रस, जैसे मुलेठी की लकड़ी या अदरक, इन्हें तो सिर्फ दबाने या टकराने से बात नहीं बनेंगी, इन्हें तो काटना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही पकड़ा। रेशेदार चीजों को आप दबाकर या टकराकर आसानी से छोटा नहीं कर सकते। उनके रेशों को काटना या फाड़ना पड़ता है। इसके लिए खास तरह की मशीन चाहिए जिसे कटर मिल कहते हैं। इसमें तेज धार वाले चाकू लगे होते हैं जो घूमते हुए इन रेशों को काटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सब्जियां काटते हैं, बस बहुत तेज रफ्तार से। अच्छा, कुछ पदार्थ तो बड़े भुरभुरे होते हैं, फ्राइबल, जैसे चीनी के दाने या कोई सूखा हुआ पाउडर, ये तो आसानी से टूट जाते होंगे ना? हाँ, भुरभुरे पदार्थ दबाव पड़ने पर या टक्कर लगने पर आसानी से छोटे कणों में बिखर जाते हैं। इनके लिए ऐसी मशीनें कारगर होती हैं जो रगड़, मतलब एट्रिशन, टक्कर, इम्पैक्ट या दबाव, प्रेशर का इस्तेमाल करती हों। नोट्स में फिर से हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल का जिक्र है, क्योंकि ये इन्हीं सिद्धांतों पर असरदार तरीके से काम करती हैं। एक और तरह के पदार्थ होते हैं आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक। ये वो हैं जो हवा से नमी सोख लेते हैं, जैसे नोट्स में पोटेशियम कार्बोनेट का उदाहरण है। इन्हें पीसना तो और भी सिरदर्द होगा, अगर पीसते पीसते ही गीले हो गए तो। ये एक बड़ी चुनौती है। अगर पीसते समय यह हवा के संपर्क में आए तो नमी सोखकर चिपचिपे हो सकते हैं या उनका पाउडर बनने के बजाय गुठलियां बन सकती हैं। पिसाई ठीक से नहीं हो पाएगी। इसीलिए इन्हें पीसते समय खास सावधानी बरतनी होती है। नोट्स बताते हैं कि अक्सर इन्हें बंद सिस्टम वाली मशीनों में पीसा जाता है, जैसे पोर्सिलेन बॉल मिल, ताकि हवा की नमी उन तक पहुंच ही ना पाए। और कुछ पदार्थ लोचदार भी होते हैं, इलास्टिक, जैसे सिंथेटिक गोंद या मोम। पीसते समय जो गर्मी पैदा होती है, उससे ये नरम होकर मशीन में चिपकने लगते होंगे। हाँ, ये एक आम समस्या है।
मशीन चलने से गर्मी पैदा होती है और ये पदार्थ नरम होकर प्लास्टिक जैसे हो जाते हैं। फिर ये ठीक से पिसते नहीं और मशीन के पुर्जों पर चिपक कर उसे जैम भी कर सकते हैं। इनसे निपटने के लिए भी खास तरीके हैं। नोट्स के अनुसार हैमर मिल, कोलॉइड मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लूइड एनर्जी मिल यहाँ खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है क्योंकि उसमें हवा या गैस के तेज बहाव से ठंडक बनी रहती है, जो इन पदार्थों को नरम होने से रोकती है। और आखिरी में सबसे नाजुक मामला ताप अस्थिरता वाले पदार्थ, थर्मोलोबाइल, यानी वो चीजें जो गर्मी से खराब हो जाती हैं या हवा की नमी या ऑक्सीजन से उनकी गुणवत्ता बिगड़ सकती है। नोट्स में विटामिन और एंटीबायोटिक्स का उदाहरण है। ये तो दवा उद्योग के लिए बहुत जरूरी है। इनका क्या करते हैं? ये मुद्दा दवा बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पीसने की गर्मी से विटामिन या एंटीबायोटिक अपनी शक्ति खो दें तो पूरी दवा ही बेकार हो जाएगी। इसलिए ऐसे संवेदनशील पदार्थों के लिए ऐसी पिसाई विधियां चुननी पड़ती हैं जो या तो बहुत कम गर्मी पैदा करती हों या प्रक्रिया को ठंडा रखती हों। नोट्स फिर से फ्लूइड एनर्जी मिल का सुझाव देते हैं क्योंकि वो ठंडी रहती है। बॉल मिल का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर उसे धीमी गति पर चलाया जाए या उसके चारों ओर ठंडा पानी घुमाने का इंतजाम हो। कूलिंग जैकेट, मतलब यहाँ तापमान नियंत्रण सबसे जरूरी है। वाह, तो ये तो साफ हो गया कि पदार्थ कैसा है ये तय करता है कि उसे पीसना कितना आसान या मुश्किल होगा और कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब जरा उन मशीनों पर आते हैं जो ये सारा काम करती हैं, जिन्हें मिल्स कहते हैं। नोट्स में कई तरह की मिलों का जिक्र है। कटर मिल से शुरू करें, जिसका जिक्र आपने रेशेदार चीजों के लिए किया था। हाँ, कटर मिल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये काटने यानी कटिंग के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें घूमने वाले हिस्से, रोटर, पर चाकू लगे होते हैं और मशीन की बॉडी में भी स्थिर चाकू होते हैं। पदार्थ इनके बीच से गुजरता जाता है और कटता जाता है। ये खासकर रेशेदार कच्ची दवाओं के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो पौधों से मिली हो या जानवरों से। इससे जो कण मिलते हैं उनका आकार आमतौर पर 20 से 80 मैश के बीच होता है। ये मैश क्या चीज है? हाँ, ये कणों के आकार को मापने का एक तरीका है। एक तरह की जाली समझ लीजिए। जितना ज्यादा मैश नंबर उतने ही छोटे कण। जैसे 80 मैश के कण 20 मैश के कणों से ज्यादा महीन होंगे। अच्छा। लेकिन हाँ, जैसा हमने पहले कहा, ये कटर मिल भुरभुरी चीजों के लिए ठीक नहीं है। वो कटने के बजाय चूर चूर हो जाएंगी। समझ गया। अगली है रोलर मिल। नोट्स कहते हैं कि ये दबाव या कंप्रेशन का इस्तेमाल करती है। सही। रोलर मिल में 2 या ज्यादा भारी बेलन, रोलर्स होते हैं जो एक दूसरे के पास पास घूमते हैं। थोड़ी सी जगह छोड़कर पदार्थ को इन बेलनों के बीच डाला जाता है और वो दबकर टूट जाता है। ये नरम चीजों को पीसने के लिए ठीक है। इसका एक खास इस्तेमाल है तेल निकालने से पहले बीजों को कुचलना, क्रशिंग या तोड़ना, क्रैकिंग, ताकि तेल आसानी से निकल सके। ये 20 से 200 मैश तक के कण बना सकती है, लेकिन कठोर या अपघर्षक अब्रेसिव चीजों के लिए ये अच्छी नहीं है क्योंकि वो बेलनों की सतह को खराब कर सकती हैं। फिर आती है हैमर मिल। ये तो काफी जानी पहचानी लगती है। नोट्स कहते हैं कि ये टक्कर या इम्पैक्ट के सिद्धांत पर काम करती है। बिल्कुल। हैमर मिल बहुत इस्तेमाल होने वाली मशीन है। इसमें एक तेजी से घूमने वाले रोटर पर कई हथौड़े, हैमर्स लगे होते हैं। जब पदार्थ मिल में जाता है तो ये घूमते हुए हथौड़े उस पर जोरों से चोट मारते हैं और वो टूटकर छोटे कणों में बदल जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये सूखी चीज़ें, गीले फिल्टर केक, मलहम बनाने के पेस्ट, घोल या स्लरी कई तरह की चीज़ों के लिए काम आ सकती हैं। और ये 4 मैश से लेकर 325 मैश तक के कण बना सकती है, यानी मोटे टुकड़ों से लेकर काफ़ी महीन पाउडर तक। काफ़ी वर्सेटाइल है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अपघर्षक चीज़ों के लिए ये भी आदर्श नहीं मानी जाती। अब बात करते हैं बॉल मिल की, जिसे पेबल मिल या टम्बलिंग मिल भी कहते हैं। नोट्स के मुताबिक ये रगड़ यानी इट्रिशन और टक्कर, इम्पैक्ट दोनों का इस्तेमाल करती है। ये कैसे काम करती है? ये सुनने में थोड़ी अलग लग रही है। हाँ, इसका तरीका थोड़ा अलग है। कल्पना कीजिए एक घूमने वाले ड्रम की। हाँ, इस ड्रम के अंदर पीसे जाने वाले पदार्थ के साथ साथ भारी बॉल्स, गेंदें डाल दी जाती हैं जो स्टील या सिरामिक की बनी हो सकती हैं। नोट्स कहते हैं कि ड्रम को लगभग 60% तक भरा जाता है। जब ये ड्रम घूमता है तो ये बॉल्स ऊपर तक जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। नीचे गिरते समय ये पदार्थ पर टक्कर मारती हैं
और जब बॉल्स एक दूसरे पर और ड्रम की दीवार पर लुढ़कती हैं तो उनके बीच फंसा पदार्थ रगड़ खाता है। इन दोनों क्रियाओं से पदार्थ पिसता जाता है। अच्छा, तो ये बॉल्स ही पीसने का काम करती हैं? इसमें एक क्रिटिकल स्पीड का भी जिक्र है। हाँ, ये एक जरूरी बात है। अगर ड्रम बहुत तेजी से घूमे, एक खास स्पीड से ज्यादा, जिसे क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ। अब केंद्रीय बल, वही बल जो गोल घूमने पर चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है, हाँ, इतना ज्यादा हो जाएगा कि बॉल्स ड्रम की दीवार से चिपक जाएंगी और गिरेंगी ही नहीं। तब पिसाई रुक जाएगी। इसलिए बॉल मिल को हमेशा क्रिटिकल स्पीड से कम गति पर चलाया जाता है। ये भंगुर ब्रिटल दवाओं को बहुत महीन पीसने के लिए अच्छी है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आंख में डालने वाली दवाएं, ऑप्थेल्मिक और इंजेक्शन पेरेंट्रल वाले उत्पादों के लिए होता है, जहां बहुत बारीक कण चाहिए होते हैं। धीमी गति पर इसे रंग, पिगमेंट और कीटनाशक पीसने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये नरम या चिपचिपी चीजों के लिए ठीक नहीं है। और फिर है फ्लूइड एनर्जी मिल। इसके तो कई नाम हैं, जेट मिल, माइक्रोनाइजर, अल्ट्राफाइन ग्राइंडर। ये भी रगड़ और टक्कर पर काम करती है, पर तरीका शायद और भी अनोखा है। हाँ, ये काफी आधुनिक तकनीक है। इसमें पिसाई का काम हवा या किसी गैस की बहुत तेज धार जेट करती है। पदार्थ के कणों को इस तेज रफ्तार गैस में छोड़ा जाता है। हवा के तूफान जैसे बहाव में ये कण बेतहाशा गति से एक दूसरे से और मशीन की दीवारों से टकराते हैं। ये टक्करें इतनी जोरदार होती हैं कि कण टूटकर बहुत ही छोटे हो जाते हैं। ये रगड़ और टक्कर दोनों का मिला-जुला रूप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही ज्यादा महीन कण बना सकती है, 1 से 30 माइक्रोमीटर तक। 1 माइक्रोमीटर? हाँ, 1 माइक्रोमीटर यानी मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। इतना बारीक पाउडर पारंपरिक मिलों से बनाना मुश्किल है। और जैसा हमने पहले बात की थी, ये प्रक्रिया ठंडी रहती है, क्योंकि गैस फैलते समय ठंडी होती है। इसलिए ये उन कीमती एंटीबायोटिक्स और विटामिन के लिए बहुत अच्छी है जो गर्मी से खराब हो सकते हैं। सही है। लेकिन नर्म और चिपचिपी चीजों के लिए ये भी ठीक नहीं है, वो आपस में चिपक सकते हैं। बाप रे, 1 माइक्रोमीटर! ये तो कमाल की बारीकी है। नोट्स में एज रनर मिल और एंड रनर मिल का भी जिक्र है। ये कैसी होती हैं? ये दोनों मिलें पुराने जमाने की ओखली और मूसल या चक्की के सिद्धांत का मशीनी रूप है। इनमें भारी पहिए रोलर्स या मलर्स होते हैं जो एक गोल सतह पर घूमते हैं और नीचे रखे पदार्थ को कुचलते, क्रशिंग, और रगड़ते या कतरते, शीयरिंग है। एज रनर मिल में पहिए अपने किनारे, एज पर चलते हैं, जबकि एंड रनर मिल में वे अपनी सपाट सतह, एंड पर चलते हुए पदार्थ को पीसते हैं। ये खास तौर पर कठोर चीजों को पीसकर पाउडर बनाने, नोट्स के अनुसार 20-80 मैश के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये चिपचिपी सामग्री के लिए उपयुक्त नहीं है। और लिस्ट में आखिरी है कोलाइड मिल। इसके नाम से लगता है ये भी बहुत महीन चीजें बनाने के काम आती होगी। या शेयरिंग के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें एक स्थिर हिस्सा स्टेटर होता है और एक बहुत तेजी से घूमने वाला हिस्सा रोटर, जिनके बीच बहुत ही कम फासला गैप होता है, कुछ माइक्रोमीटर्स का। पदार्थ को इस पतले फासले से जबरदस्ती गुजारा जाता है। रोटर की तेज रफ्तार 3000 से 20,000 आरपीएम यानी चक्कर प्रति मिनट। बाप रे। हाँ, इसके कारण पदार्थ पर जबरदस्त कतरनी बल लगता है जो कणों को तोड़कर बेहद महीन कर देता है। ये कोलाइडल फैलाव, डिस्पर्जन, सस्पेंशन, इमल्शन और मलहम जैसी चीजें बनाने के लिए बेहतरीन है, जिनका उत्पाद आकार 3 से 75 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सूखी पिसाई के लिए नहीं है। इसे हमेशा किसी तरल के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी अलग अलग तरह की मिलें, हर एक अपने खास काम और सिद्धांत के साथ। ये सब करने में जाहिर है ऊर्जा तो खर्च होती होगी। क्या इसका कोई हिसाब किताब है? मतलब क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी चीज को पीसने में कितनी बिजली या मेहनत लगेगी? नोट्स में कुछ सिद्धांतों का जिक्र है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, खासकर जब बड़े पैमाने पे उत्पादन करना हो, जहां ऊर्जा की लागत मायने रखती है। किसी पदार्थ को पीसने में कितनी ऊर्जा, एनर्जी ई लगेगी, इसका अनुमान लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं। ये सिद्धांत ऊर्जा और कणों के आकार में होने वाले बदलाव के बीच एक रिश्ता बताते हैं। मुख्य रूप से 3 क्लासिकल सिद्धांत हैं जिनका जिक्र इन नोट्स में है। पहला है
रीटिंगर का सिद्धांत, रिटिंगर्स थ्योरी, ये क्या कहता है? आप किसी चीज को जितना ज्यादा महीन पीसेंगे, उसके कणों का कुल सतह क्षेत्र उतना ही बढ़ जाएगा और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। ये सिद्धांत तब ज्यादा सटीक बैठता है जब बहुत महीन पिसाई की जा रही हो, जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल में। अच्छा, यानी ज्यादा बारीक मतलब ज्यादा ऊर्जा। दूसरा सिद्धांत है बॉन्ड का सिद्धांत, बॉन्ड्स थ्योरी। ये रिटिंगर से कैसे अलग है? बॉन्ड ने थोड़ा अलग सोचा। उनका मानना था कि ऊर्जा मुख्य रूप से कणों में नई दरारें, क्रैक्स पैदा करने में खर्च होती है। उनका सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा कणों के शुरुआती और अंतिम व्यास, डायमीटर, से जुड़ी है, लेकिन एक खास तरीके से। ये सिद्धांत क्रशिंग यानी मोटे तौर पर तोड़ना और मोटी पिसाई, कोर्स ग्राइंडिंग के लिए ज्यादा लागू होता है, जहां नई सतह बनाने से ज्यादा जरूरी है बड़े टुकड़ों को तोड़ना। और तीसरा है किक का सिद्धांत, किक्स थ्योरी। ये क्या कहता है? किक का सिद्धांत भी मोटे तौर पर पीसने से जुड़ा है। ये कहता है कि ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने आकार को कितने गुना कम किया, रेशो ऑफ साइज चेंज। यानी अगर किसी कण को 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर करने में जितनी ऊर्जा लगी, आधा किया, उतनी ही ऊर्जा उसे 5 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर करने में लगेगी। फिर से आधा किया। ये मानता है कि ऊर्जा कणों को उनकी सहन शक्ति की सीमा से ज्यादा दबाने या विकृत करने में खर्च होती है। अच्छा, यहाँ यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक सिद्धांत हर स्थिति में पूरी तरह लागू नहीं होता। रिटिंगर बारीक पिसाई के लिए बेहतर है, किक और बॉन्ड मोटी पिसाई के लिए। असल में लगने वाली ऊर्जा शायद इन सिद्धांतों के अनुमानों के बीच कहीं होती है। लेकिन ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि पीसने की प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ और कैसे खर्च होती है, और मशीनों को बेहतर बनाने या प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाने में दिशा दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो आकार में कमी की प्रक्रिया है, ये सिर्फ पत्थर पर पत्थर मारने जैसा काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा विज्ञान है। पदार्थ की अपनी खासियतें, वो कठोर है या नरम, रेशेदार है या भुरभुरा, नमी सोखता है या गर्मी से बिगड़ जाता है, ये सब तय करता है कि कौन सी मशीन इस्तेमाल होगी। और फिर हर मशीन का अपना सिद्धांत है। कोई काटती है, कोई दबाती है, कोई टक्कर मारती है, कोई रगड़ती है, तो कोई हवा के जोर से ही काम कर लेती है। और इस सब में लगने वाली ऊर्जा का भी अपना गणित है। बिल्कुल, ये सिर्फ कणों को छोटा करना नहीं है, ये असल में अंतिम उत्पाद के गुणों को नियंत्रित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। दवा उद्योग में तो ये बेहद जरूरी है। कणों का आकार तय करता है कि दवा शरीर में कितनी जल्दी घुलेगी, उसका डिसोल्यूशन रेट, खून में कितनी पहुंचेगी, बायो अवेलेबिलिटी, और कितने समय तक असरदार रहेगी, स्टेबिलिटी। इसी तरह पेंट कितनी चिकनी सतह देगा, सीमेंट कितना मजबूत होगा, या खाने का पाउडर पानी में कितनी आसानी से घुलेगा, ये सब बहुत हद तक कणों के आकार पर निर्भर करता है। ये स्रोत हमें इस प्रक्रिया की बारीकियों और इसमें जरूरी सटीकता की एक अहम झलक देते हैं। वाकई अगली बार जब कोई पाउडर या गोली देखूंगा तो जरूर सोचूंगा कि इसे कितना महीन पीसा गया होगा और क्यों। यहां से आगे बढ़ने के लिए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने देखा कि फ्लूइड एनर्जी मिल जैसी तकनीकें कणों को माइक्रोमीटर के स्तर तक ले जा सकती हैं। आज जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी चीजों को अरबवें हिस्से के स्तर पर नियंत्रित करने की, तो क्या इन आकार कम करने के सिद्धांतों को और भी सूक्ष्म नैनो स्तर पर ले जाया जा सकता है? क्या हम ऐसे कण बना सकते हैं जिनकी घुलनशीलता आज की दवाओं से कई गुना ज्यादा हो, या जो सीधे बीमार कोशिकाओं तक दवा पहुंचा सकें? ये भविष्य की एक रोमांचक संभावना लगती है। सोचने वाली बात है।